आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लॉ के बारे में और सोशल जस्टिस के बारे में। लॉ का मतलब होता है कानून, मतलब कि नियम कानून जो कि सबके लिए होता है बराबर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सोशल जस्टिस का मतलब कि हमारे समाज में ना कभी कभी किसी के साथ अन्याय ज़्यादा हो जाता है, किसी के साथ मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आप भेदभाव हो जाता है ना। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पूरी तरीके से चैप्टर हमारा जो है नियम कानून के ऊपर होने वाला है और समाज में होने वाले बुराई या फिर समाज में होने वाले भेदभाव, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस चैप्टर में हम लोग ये करेंगे कि फैक्ट्री में किस प्रकार से सिस्टम होना चाहिए काम करने का, या फिर फैक्ट्री में किस प्रकार से वर्कर से ज़्यादा समय के लिए काम कराया जाता है तो उनका क्या अधिकार वहाँ पे होना चाहिए, वो किस प्रकार से अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में यदि बात करें तो ये करेंगे कि नियम कानून क्या है ना, कैसे ये काम करता है, कुछ नियम कानून के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सोशल जस्टिस मतलब कि यदि किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है या फिर किसी के साथ कोई मारपीट हो रहा है तो वो किस प्रकार से अपने आवाज़ को उठा सकता है, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर आपका शुरू होता है, यहाँ से लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन। देखिए प्राइवेट कंपनी का हमने चैप्टर 9 में भी हमने बात किया कि प्राइवेट कंपनी का सबसे पहला मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, है ना। तो प्राइवेट कंपनी हो गए हमारे। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कौन, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये हो गया हाँ ठेकेदार, जो कि अपना ठेका पे काम ले लेते हैं और वो अपना काम वर्कर से करवाते हैं, तो वो हो गया प्राइवेट कंपनी हो गया। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सारे के सारे लोगों का सबसे पहला जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रॉफिट कमाओ। ठीक है ना। अब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये करते क्या है, दे माइट डिनाई द राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड नॉट पे देम वेजेज। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये इतना बिजी हो जाते हैं कि वर्कर्स के अधिकार को ये समझते ही नहीं है। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे हैं तो वर्कर को आप पैसा दे दिए काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे कुछ वर्कर्स का भी अधिकार होता है। जैसे यदि वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं तो वर्कर्स के पास ये अधिकार है कि काम करते वक्त यदि उसको कोई चोट लग जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए, उसका कुछ कट जाए तो उसका इलाज कराने का भी जिम्मेदारी आपका है। मतलब कि उस मालिक का है, कॉन्ट्रैक्टर का है या फिर बिजनेसमैन का है या फिर प्राइवेट कंपनी का है। मतलब कि वर्कर्स का भी बहुत सारा राइट्स होता है ना। तो ये लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वर्कर्स के राइट्स को भूल जाते हैं। और दूसरी बात तो ये कि ये लोग वेजेस, जो उसका पैसा बनता है पर डे का, वो तो देते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी देते हैं और कभी कभी इतना कम देते हैं कि उनको उनके काम के बदले में उनका जो असली जो हक होना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता है ना। मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये लोग जो है ना वर्कर्स के राइट को भूल जाते हैं और वर्कर्स के पैसे भी देने हैं ये भी भूल जाते हैं लोग। ठीक है ना। तो ऐसा भी हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई द वेजेस ऑफ देयर वर्कर्स। तो यदि हम लोग कानून के नजरिए से देखें, यदि हम लोग लॉ के हिसाब से चले तो ये जो है ना इलीगल है, मतलब कि गलत है। किसी भी वर्कर्स का आप पैसा जो है रख नहीं सकते हैं या फिर उसके राइट को आप दबा नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे कि बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं और 20 मंजिला अपार्टमेंट है और वहाँ से कोई आदमी नीचे गिरा वर्कर्स और वो डेथ हो गया, मर गया। तो यहाँ पे जो मालिक है उसका जिम्मेदारी क्या है, उसका जिम्मेदारी ये है कि वो जो मरा है उसके फैमिली को इतना पैसा दे दिया जाए कि ताकि उसका जीवन जो है पूरी तरीके से चल जाए, है ना। और यदि मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है कानून के नज़रिए से, है ना। तो मतलब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्कर्स का भी अपना अधिकार होता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई द वेजेस ऑफ देयर वर्कर्स। तो यदि कोई मालिक या फिर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा करती है कि उसके वर्कर्स का वो पैसा रख लेती है या फिर उसको डरा धमका के काम करवाते हैं तो ये कानून के नज़रिए में गलत है और उसको जेल भी हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। अ वर्कर्स हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम ना एक वर्कर है और हम काम करने के लिए गए, मालिक ने कहा कि हम आपको जो है ना 10,000 रुपया महीना देंगे, लेकिन वो दे रहा है कितना, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया, 6,000 रुपया दे रहा है कभी कभी। तो यहाँ पे बताइए बात कितने में हुआ, 10,000 में।
तो वो मेरा क्या था, मिनिमम वेज था। मिनिमम वेज मतलब कम से कम आप 10,000 रुपये हमको दीजिएगा, लेकिन 10,000 में भी वो कटौती कर ले रहा है ना। तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। ये यदि ऐसा करते हैं तो जो एम्प्लॉयर है, मतलब कि जो मालिक है, उनके ऊपर आप केस भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा हमारा प्रावधान भारत में है। द मिनिमम वेजेज आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सैलरी होता है, जो आप काम करते हैं, वो जो आपको मिलता है, वो जैसे जैसे समय बीतता है तो वो सैलरी आपका घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कभी कभी होता क्या है ना कि बढ़ने के बजाय घट जाता है या फिर उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस केस में राइट जो है वर्कर्स का वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे किसको सोचना चाहिए, उसके मालिक को सोचना चाहिए कि हम सब चीज को साथ में लेके चले, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेज प्रोटेक्ट्स वर्कर्स इन द मार्केट। तो ये जो नियम बना हुआ है एक मिनिमम वेजेज पे, मिनिमम वेजेज का मतलब हो गया कि कोई वर्कर्स का जो मजदूरी है वो तो उनको मिलना ही चाहिए, उतना कम से कम मिलना चाहिए। यदि आप उसको ज़्यादा देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तो उतना उसको मिलना ही चाहिए जितना उसका अधिकार है ना। तो ये जो मिनिमम वेज वाला लॉ है, ये वर्कर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि मान लीजिए किसी वर्कर्स ने 10,000 रुपये पे काम करने के लिए बात किया, लेकिन उसको 5,000 रुपये मिल रहा है, तो उस बेसिस पे जाके वो पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा सकता है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, जिसके तहत उस वर्कर्स के बात को सुना जाएगा, है ना, उसके लिए आवाज उठाया जाएगा, उसके लिए बात सुना जाएगा, है ना। ये चीज है। तो याद रखिएगा कि जो मिनिमम वेजेज वाला नियम है वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है मार्केट में, ठीक है। और सिमिलरली उसी प्रकार से देयर आर लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट्स। तो जिस प्रकार से वर्कर्स का अपना अलग कानून है, उसी प्रकार से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का भी अपना अपना अलग कानून है। अब वर्कर्स का मतलब वो जो कि काम करते हैं, प्रोड्यूसर मतलब कि जो कि उसको उगाते हैं या फिर जो उसको बनाते हैं, और कंज्यूमर मतलब हम लोग जो कि हम लोग उसको खरीदते हैं। तो यहाँ पे ना सपोज मान लीजिए प्रोड्यूसर का क्या बात है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक किसान है, उन्होंने बहुत मेहनत से अपना अनाज उगाया, चलिए गेहूं उगाया उन्होंने मान लेते हैं, और वो मार्केट में जब बेचने के लिए लेकर आया तो उसके गेहूं का जो प्राइस है ना वो 20 रुपये पर केजी है, लेकिन आप खरीद रहे हैं 12 रुपये के जी, 15 रुपये पर केजी। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का जो कानून है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है ना। मतलब कि ये हो गया कि किसान का अनाज है तो किसान तय करेगा कि हम कितने में बेचेंगे, आप नहीं तय करेंगे कि हम कितने में खरीदेंगे। तो यहाँ पे यदि ऐसा होता है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर का लॉ है, जो नियम है, वो वायलेट हो रहा है। उसी प्रकार से कंज्यूमर्स का है, कंज्यूमर्स को कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम दुकान में गए आटा खरीदने के लिए, मेरा मन है 5 केजी आटा खरीदने का, अब दुकानदार हमको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप 10 केजी आटा खरीदिए, नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो किसका नियम वायलेट हो रहा है, कंज्यूमर का। तो हम लोग जाके इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं या फिर जाके पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज करा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जान गए कि वर्कर्स हो चाहे प्रोड्यूसर्स हो चाहे कंज्यूमर्स हो, सबका अपना अपना नियम कानून है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। मतलब कि हर किसी को अपना काम फ्रीली करने का आज़ादी है ना, उसको कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दीज लॉज हेल्प टू इंश्योर दैट द रिलेशंस बिटवीन द वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर गवर्न्ड इन अ मैनर दैट इज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। तो ये जो वर्कर्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं हमारे भारत में, ये क्यों बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं ताकि मार्केट में इन तीनों के बीच अच्छा संबंध रहे। और ऑब्वियस ये बात है, यदि कहीं पे इन तीनों के बीच में अच्छा संबंध है तभी एक मार्केट चल सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसान ना मेहनत करके अपना ला तो रहा है लेकिन उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो फिर उगाने का क्या फायदा। या फिर मान लीजिए कि बहुत बड़े लेवल पे किसान अपना अनाज उगा दिया लेकिन वर्कर्स उसको लाने के लिए है ही नहीं मार्केट में, तो क्या फायदा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्कर्स हो चाहे कंज्यूमर्स हो चाहे प्रोड्यूसर हो, तीनों का संबंध मार्केट में होना बहुत ही जरूरी है ना। यदि इन तीनों का संबंध अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस ये बात है कि आप भी खा पाएंगे, हम भी खा पाएंगे, आप भी जीवित रह पाएंगे, हम भी जीवित रह पाएंगे। तो इन तीनों के ऊपर किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब कि शोषण ना हो, कोई गलत तरीके से इसका इस्तेमाल ना करे, है ना। इस चीज के लिए हमारा नियम कानून बनाए गए हैं भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट मेयरली मेकिंग लॉ इज नॉट एनफ। अब क्या केवल कानून बना देना ही काफी है? नहीं,
ये काफ़ी नहीं है। मतलब ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। देखो, एक होता है नियम कानून बना देना और एक होता है नियम कानून का पालन करवाना, दोनों में फ़र्क है। बनाने का तो आप पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी बना दीजिएगा, है ना, लेकिन एक्चुअल में वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को भाई, गवर्नमेंट को यहाँ पे टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, द गवर्नमेंट हैज टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम केवल नियम कानून बनाना नहीं है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कराना भी है और समय समय पर चेक भी करते रहना चाहिए उनको कि मेरे द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और गवर्नमेंट का ये भी काम है कि उसको पनिश करे जो उसको वायलेट कर रहा है, यानी कि जो उसको मान नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये भी गवर्नमेंट का काम है। द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। अब मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई एक आम आदमी है जो कि किसी प्रोड्यूसर को, वर्कर्स को या फिर कंज्यूमर्स को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब कि उसको तंग कर रहा है कि तुम हमारा ही सामान खरीदो, हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारा सामान इतने ही रुपए में खरीदेंगे। यदि उसको किसी प्रकार का कोई फोर्स कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको उस एक्टिविटी को क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। बात समझ में आ रही है। और सोशल जस्टिस उसको दिला सकता है, मतलब कि उसको न्याय दिला सकता है। तो ये किसके हाथ में पावर है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। क्या गवर्नमेंट के अलावा किसी के हाथ में पावर है क्या ये चीज़? नहीं। हालांकि हो सकता है कि कोई डरा धमका के आपको अपने काम के लिए राजी करवा ले, लेकिन सबसे अल्टीमेट पावर जो वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। तो हर एक लोगों को सोशल जस्टिस मिले, मतलब कि वो उसको न्याय मिले, उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो, कोई उसको धमकी ना दे इस प्रकार का। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैनी लॉज हैव गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो बहुत प्रकार के नियम कानून को परमिशन देता है। परमिशन देता है मतलब परमिशन देने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में है भाई तो मानना पड़ेगा, है ना, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नियम्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमने बात किया था, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में हमारा बहुत सारा फंडामेंटल राइट है, उसी में से एक है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि यदि आपका कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए काम करने का बात हुआ 10 घंटा, आपसे काम करवा रहा है 24 घंटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो इस केस में जाके आप पुलिस स्टेशन में अपना बात रख सकते हैं और पुलिस उसके ऊपर केस अपना करेगा, अपना कार्रवाई करेगा, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, देखिए, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। मतलब कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कहता है कि यदि आपको कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है, आपको कम पैसे में काम करवा रहा है, या फिर अंडर बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब आपको कोई गुलाम बना के काम करवा रहा है, तो इसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसके अंदर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमको अधिकार कौन देता है, हमारा संविधान देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से सिमिलरली नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ये इसको हम लोग कहते हैं लेबर चाइल्ड, है ना, लेबर चाइल्ड के चाइल्ड लेबरिंग। इसके तहत कोई भी बच्चा जो कि 14 साल के नीचे हैं उसको काम नहीं करवाना है। मतलब ये हो गया कि जो भी बच्चा या फिर जो भी बच्ची 14 साल या फिर 14 साल से नीचे का है, यदि वो काम कर रहा है या फिर उसको ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है, तो उसके खिलाफ, जो उसको काम करवा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड लेबरिंग, है ना, या फिर हम लोग कभी कभी सिंपली चाइल्ड लेबर भी कह देते हैं। तो ये सबका सब अधिकार हमको कौन दे रहा है, ये सब अधिकार हम लोगों को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। कोई डाउट है इसमें? तो आपने यहाँ पे जो अभी तक देखा, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या देख रहे हैं, नियम कानून के बारे में ही देख रहे हैं। किसी के खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है वही चीज़ देख रहे हैं हम लोग। तो यही चीज़ चैप्टर में है, इस चैप्टर में बेसिकली यही चीज़ है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ कौन सा कानून बना हुआ है ना, उसके लिए कैसे काम करेगा पुलिस, गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, यही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।